क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके जीएस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। आज है आपकी 25 दिसंबर और आज आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें और आज का दमदार शानदार सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी नज़रों के सामने ये रहा और अपने में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर पहला करा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सचिन सन्याल या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्टकट में हम लोग HRA कह देते हैं, क्या कह देते हैं? HRA कह देते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। यहाँ देखिए आपको जो है दो नामों में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। अधिकतर बार क्या होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम इसमें हम लोगों को याद आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सही जवाब क्या है वह आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर तीसरे के रूप में, यानी सचिन सन्याल। किस रूप में? सचिन सन्याल जी के रूप में देखने को मिलता है। और अगर HRA की बात करें तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924। कब होती है? 1924 में होती है। कब होती है? 1924 में होती है। और कहाँ होती है? कानपुर। यानी 1924 में कानपुर के अंतर्गत HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसमें इसकी स्थापना कौन करते हैं? सचिन सन्याल जी करते हैं। जबकि अगर इसके सदस्यों की बात किया जाए कि इसके सदस्य कौन कौन थे, तो उसमें भगत सिंह जी का नाम देखने को मिलेगा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम देखने को मिलेगा, योगेश चंद्र का नाम देखने को मिलेगा और चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बात इसकी रही, लेकिन अभी मैंने कहा था कि इनके नाम और चंद्रशेखर जी के नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। वह किस लिए? वह इसलिए कि HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, सचिन सन्याल जी किए। लेकिन 1928 में, कब? 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा HSRA, किसकी? HSRA की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। क्योंकि नाम लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते, इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1928। कब होती है? 1928 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा की जाती है। और कहाँ की जाती है? तो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। कहाँ पर? दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो भैया क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि HRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सचिन सन्याल के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला क्वेश्चन आपकी प्यारी सी नज़रों के सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा आपका कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है आपका इतिहास से कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 1526, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका 1556, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका 1761 या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 1527। तो इसमें से पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ठीक, तो अगर हम लोग बात करेंगे 1526 की, कब? 1526 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। और किसके द्वारा होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, अगर हम लोग 1527 की बात करें, कब की बात करें? 1527 की बात करें तो ये खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। और यह भी बाबर और किसके बीच में होता है? राणा सांगा के बीच में होता है आपका खानवा का युद्ध। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर पहला चौथा तो चला गया, बचा आपके पास दो ऑप्शन। और 1556 की बात करें, किसकी? 1556 की बात करें
तो 1556 में मेरे मित्रों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का आपका सेकेंड वार होता है 1556 में। और यह किसके बीच में होता है? तो यह होता है आपके हेमू और अकबर के बीच में। किसके बीच में होता है? हेमू और अकबर के बीच में होता है। जबकि अगर 1761 की बात करें, किसकी भैया? 1761 की बात करें तो तारीख याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। कब होता है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। यानी कि विकल्प नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते इसी के साथ ही हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और तीसरा क्वेश्चन बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। करा सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में किया गया? ऑप्शन नंबर पहला करा दुर्गेश नंदिनी में, ऑप्शन नंबर दूसरा करा आनंद मठ में, ऑप्शन नंबर तीसरा करा भवानी मंदिर में, ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में किया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सन्यासी विद्रोह किया कब गया था। तो 1763 से लेकर के 1800 के बीच में। कब? 1763 से लेकर के 1800 के बीच में क्या हुआ था आपका? सन्यासी विद्रोह हुआ था। इनमें जो है तीर्थ यात्रा पे कर लगाए जाने के संदर्भ में जो सन्यासी वर्ग था यह विद्रोह कर देता है। अब इस विद्रोह का जो उल्लेख किया गया था वह किस उपन्यास में किया गया था? तो याद रखिएगा कि वह उपन्यास था आपका आनंद मठ। कौन सा था? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ। और इसी आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था, उल्लेख किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपको कहाँ किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो आनंद मठ में देखने को मिलता है। दुर्गेश नंदिनी की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये जो है पहला उपन्यास हो जाता है दुर्गेश नंदिनी। ठीक। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस में किया था? तो आनंद मठ में आपका किया हुआ था। चलते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। और आपकी नज़रों के सामने अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ? ऑप्शन नंबर पहला करा स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सैंडलर आयोग, ऑप्शन नंबर तीसरा करा हंटर आयोग, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका अरुणडेल समिति। तो किस समिति के सिफारिश पर मार्ले मिंटो सुधार आपका पारित हुआ था, यह आपको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार आपका कौन सा हुआ था? 1909 में आया था। और किस समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था मार्ले मिंटो को? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर चौथा अरुणडेल समिति। कौन समिति हो जाएगी भैया? अरुणडेल समिति की सिफारिश पर आपका मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। स्ट्रेची आयोग की अगर बात करें तो यह अकाल से संबंधित हो जाता था। किससे था? यह अकाल से संबंधित था। और अगर हम लोग सैंडलर आयोग और हंटर आयोग की बात करें तो ये दोनों आपका शिक्षा से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है आपका? या शिक्षा से आपका संबंधित हो जाता है आपका सैंडलर आयोग और हंटर आयोग। तो किस समिति की सिफारिश पर मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था? अरुणडेल समिति के सिफारिश पर आपका यह पारित किया गया था। आज जितने भी क्वेश्चन हैं अपने सबके सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत बढ़िया है तारीख। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किसके? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर पहला करा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर दूसरा करा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर तीसरा करा स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन नंबर चौथा करा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें से बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है। ये जो चलाए गए थे, छोटे छोटे समाज के रूप में चलाए गए थे, एक संगठन चलाए गए थे, इनका मुख्य कार्य क्या था कि लोगों के मन में जागृति करना था, विचारधारा को परिवर्तित करना था, और कहीं ना कहीं जो आपका दबा कुचला वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे थे। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कौन शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो चलाया गया था वह उसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है उसका? रामकृष्ण मिशन। क्या हो जाता है? रामकृष्ण मिशन हो जाता है।
और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इनके द्वारा आर्य समाज चलाया गया था। किसके द्वारा? आर्य समाज चलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक। राजा राम मोहन राय जी की बात करें तो इनके द्वारा जो चलाया गया था वह ब्रह्म समाज चलाया गया था। अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हो जाते हैं वे कौन हो जाते हैं? डॉक्टर आत्माराम राम पांडुरंग। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। और इसकी स्थापना करते हैं 1867 में। कब करते हैं? 1867 में करते हैं। कहाँ करते हैं? मुंबई के अंतर्गत। यानी मुंबई के अंतर्गत 1867 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 5 अप्रैल। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे आपका कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भैया, आज है 25 दिसंबर। कौन सा है? 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इसी तारीख को क्या किया गया कि सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और अगर बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला था, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिला था। तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाते हैं? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। यानी यहाँ पर विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 नवंबर की बात करें तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अप्रैल आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस आपका मनाया जाता है भैया कब? 25 दिसंबर को, यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। और आज ही क्या है? आपका क्रिसमस डे है। तो आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 फरमा रहा है कि निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन आपके अब की बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका कह रहा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है? क्या है? सिर्फ इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा माउस, कीबोर्ड और प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, तो भैया देखो, कंप्यूटर डिवाइस को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक तो हो जाएगी आपकी इनपुट डिवाइस और एक हो जाती है आउटपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में सूचना प्रेषित करते हैं, कंप्यूटर सूचना हम लोग देते हैं, उसको हम लोग आदेश देते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो इसमें देखा जाए तो अगर ऑप्शन नंबर पहले में देखें माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो भैया प्रिंटर जो है आपका क्या? आउटपुट डिवाइस, यानी कि विकल्प नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें माउस, कीबोर्ड और प्रोजेक्टर, तो भैया माउस और कीबोर्ड तो सही है, लेकिन प्रोजेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? मिस्टेक कर रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे की बात करें कि माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, ठीक है, माउस कीबोर्ड सही है, लेकिन मॉनिटर इसमें क्या है? आपका आउटपुट है। और ऑप्शन नंबर चौथे की बात करें कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये हमारा परम सत्य आंसर यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी विकल्प नंबर चौथा क्या है? इसमें जो भी डिवाइस हैं, तीनों डिवाइस आपकी इनपुट की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर चौथा हमारा परम सत्य आंसर बन रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा भारत को मालदीव से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा मिनी काय को लक्षद्वीप से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अंडमान को निकोबार से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से। तो इसमें आपको बताना भैया 8 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो देखो भैया, अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करता है कौन सा? ये करता है आपका 6 डिग्री चैनल। कौन सा करता है? 6 डिग्री चैनल अलग करता है इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग।
अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है, किसको? मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर पहला बचा सही, यानी कि भारत को मालदीव से अलग करता है कौन? आपका ऑप्शन नंबर पहला 8 डिग्री चैनल आपका भारत को मालदीव से अलग करता है, पृथक करता है। तो इस आधार पर भैया ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? सही जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और साथियों, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन आपका भूगोल से है, बढ़िया क्वेश्चन आपका है। कह रहा है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा मांडवी नदी पर, और ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा कावेरी नदी। तो इसमें से भैया जो आपका दूध सागर जलप्रपात है, कौन सा? दूध सागर जलप्रपात यह किस नदी पर है, यह आपको बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा क्या बन जाएगा? विकल्प नंबर तीसरा, यानी मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। और अगर पूछ ले कि किस राज्य में है, तो ये गोवा में है। कहाँ पर भैया? गोवा। ठीक, गोवा वाले बीच पर। गोवा के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर देखने को मिल जाता है। चलते हैं हमने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि CPR से क्या तात्पर्य है? ठीक है, क्वेश्चन आपका करा कि CPR से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर पहला करा कार्डियो प्रोग्राम बचाओ, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, या ऑप्शन नंबर चौथा करा कार्डियो पल्मोनरी संशोधन। तो CPR क्या है? ठीक है, तो CPR क्या होता है? देखो पहले कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक से क्या होता है कि स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसकी दिल की धड़कन रुकना शुरू होती है, तो उसको क्या करते हैं? छाती पे तेज जो है प्रेशर दे करके, पंप करके, या मुंह से मुंह लगा करके सांस दे करके उसको क्या करते हैं? उसके जीवन का बचाव किया जाता है। इसी पद्धति को क्या कहते हैं? CPR कहते हैं, यानी कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। क्या कहते हैं? कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सही हो रहा है? कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन करके यह आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा हमारा ये सही जवाब बन जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग इसकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।